हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आज से सेट नंबर 1 है आपका। सेट नंबर 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह सेट जो है आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जारी किया गया है बिहार दरोगा के लिए, और ये काफ़ी कारगर सेट है। इस सेट को लगाकर आप काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रोशन आनंद सर एवं बिट्टू झा के द्वारा ये सेट बनाया गया है, तो यह जो है आपके लिए काफ़ी कारगर होगा। और ये ना सिर्फ आपके जीके जीएस को अच्छा करेगा, ये हर एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। इसमें टोटल 20 सेट प्रैक्टिस दिए गए हैं, और 20 सेट प्रैक्टिस और सॉल्यूशन अगर आप देख लेते हैं तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो बिना देर किए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है आपका कहा गया है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। तो दीपक दौड़ रहा है इसमें बोला है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्रिया जो है ना मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, सकर्मक अकर्मक, लेकिन एक द्विकर्मक भी होते हैं जहाँ 2 कर्म की चर्चा हो। सकर्म यहाँ पे आपका आंसर अकर्मक है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। सकर्मक जिससे ये पता चले कि क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक होता है। जैसे राधा बिस्कुट खाती है तो यहाँ पे सकर्मक हो जाएगा, क्योंकि क्रिया का फल बिस्कुट पर पड़ रहा है। उसी तरीके से द्विकर्मक की बात अगर हम कर ले तो द्विकर्मक क्रिया में आपको ध्यान रखना है कि राम ने श्याम को थप्पड़ से मारा। राम ने श्याम को थप्पड़ से मारा। तो इस बातों को ध्यान में रखिएगा कि एक थप्पड़ और एक श्याम दो कर्म हो गए, तो 2 कर्म जहाँ पे देखने को मिलेगा वो द्विकर्मक होगा। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय किनके द्वारा 62 रुपये अनुमानित किया गया था। तो 62 रुपये का जो अनुमान जो लगाया था वो कौन थे। तो 62 रुपये का अनुमान लगाने वाला आपको ध्यान रखना है, दादा भाई नारोजी के बारे में आप पढ़े होंगे, इन्होंने 20 रुपया का अनुमान दिया था। वही अगर हम विलियम डिग्बी की बात करें तो यह 18 रुपया का अनुमान दिए थे। वही अगर हम के.आर.वी. राव की बात करें तो यही 62 रुपया का अनुमान दिए थे। और वाडिया तथा जोशी की बात करें तो वाडिया तथा जोशी ने 44.333 दिए थे। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। तो दादा भाई नौरोजी पूछे गए एग्जाम में, के.आर.वी. राव पूछे जाने की संभावना है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है कि चार मीनार का निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ है। तो चार मीनार आपको पता है कि चार मीनार जो बनाया था वो 1591 से 92 में बना था, 1591-92 में। अब हम बात करें थोड़ा सा, कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार बनाया था। कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक है, याद रखेंगे। दिल्ली का जो कुतुब मीनार है वो कुतुबुद्दीन बनाया था, लेकिन यहाँ कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। कुली कुतुब शाह ने बनवाया था 1591-92 में, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि बोला है कि 100 से 1000 के बीच कितनी 17 से विभाजित होगा। तो याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, 1000 में से 1 घटा लेना है, अब बटे 17 कर देना है, माइनस 100 प्लस 1 करना है, अब बटे में 17 कर लेना है। बस इसी को हल कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ 1 घटाइएगा तो 999 आ जाएगा, 999 बटे 17। और यहाँ पे जैसे ही 101 बटे 17 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे दोनों को तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि काटेंगे तो कट करके आपका आंसर जो आएगा ये 53 आ जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। तो इसको हल करने से 53 आंसर हो जाएगा। यहाँ 53 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। मैं फिर से एक बार तरीका बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे दिया हुआ है 100, यहाँ पे दिया हुआ है 1000, इसीलिए हम 1000 बड़ा वाला में से घटाते हैं और बटे 17, और छोटा वाला में से क्या करते हैं, छोटा वाला में से हम जोड़ते हैं, जोड़ दिए, अब बटा में 17 दोनों ही होंगे। बस इसको हल करने के बाद आपको 53 आंसर आ जाएगा। हल करके देख लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा लेट ना हो इसके लिए। आपसे बोला है कि चंद्रयान जो 3 जो है ना किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। तो जो चंद्रयान 3 है ये रॉकेट है आपका LVM-3M4। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़ी कुछ जानकारी है। 14 जुलाई को आप ध्यान कर लीजिए 2023 जो है ना, इसी डेट को लॉन्च हुआ है। और
23 अगस्त को याद कर लीजिए। 23 अगस्त को यह पहुंचा है। इस बातों को ध्यान में, सफल लैंडिंग हुआ है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि एक प्रोपल्सन था, एक लैंडर था, एक रोवर था। याद रखेंगे। इसमें रोवर का नाम जो था, रोवर का प्रज्ञान नाम था और लैंडर का, रोवर का नाम प्रज्ञान था और लैंडर का नाम आपका विक्रम था। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। बात कर लेते हैं थोड़ा अन्य फैक्ट की। तो अन्य फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि हम 23 अगस्त को अब क्या मनाएंगे। हम 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएंगे। इस बातों को ध्यान में रखना है। चंद्रयान फर्स्ट की बात कर लेते हैं तो यह 22 अक्टूबर 2008 को गया था, 2008 को। वही चंद्रयान 2 की बात करें, चंद्रयान सेकेंड की बात करें तो चंद्रयान सेकेंड जो है आपका 22 जुलाई 2019 को गया है। 22 जुलाई 2019 को गया है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। तो इतनी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला है कि एकता सैन्य अभ्यास आयोजन किन दो देशों के बीच होता है। तो मैं बता दूं आपको कि मालदीव के साथ 2 संयुक्त अभ्यास आपको ध्यान रखना है, एकता और एक कुबेरिन। एक और एक ध्यान रखिए, एकता और एक कुबेरिन। तो दोनों ही आपको मालदीव के साथ होते हैं। इस बातों को ध्यान में रखना है। कुछ अन्य फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश के साथ, भारत और अमेरिका के साथ क्या होता है। तो मालाबार जो है ना, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं। वही बात कर लेते हैं बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है। वही बात कर लेते हैं भारत और श्रीलंका के बीच, तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनैक्स होता है। ठीक है, मित्र शक्ति होता है। एक है, याद रखेंगे, नोमैडिक जो मंगोलिया के साथ होता है। एक खान क्वेस्ट है जो बहुराष्ट्रीय, ये भी मंगोलिया के साथ होते हैं। और मालाबार जो है आपको 4 देशों का साथ होता है। एक जायद तलवार है जो दुबई के साथ होता है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगले प्रश्न में आपसे बोला है कि निम्नलिखित पर विचार करें। यह अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा अधिक अर्धपरागम्य झिल्ली, एक अर्धपरागम्य झिल्ली अगर होगा तो अधिक सांद्रता से वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करेगा और इसे हम प्रासरण कहेंगे। नहीं, ये गलत है। अधिक सांद्रता से नहीं, कम सांद्रता से होगा। कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जो है करेगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए कि अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर ओस्मोसिस हो रहा है तो इसमें कम से अधिक की ओर, ओस्मोसिस में होता है कम से अधिक की ओर। लेकिन अगर यही आपका डिफ्यूजन हो रहा है तो डिफ्यूजन से में होता है अधिक से कम की ओर। तो यहाँ पे बोला है कि विलय के अणु उनके कम सांद्रता से अधिक की ओर, तो ये गलती बोल दिया है। ये दोनों के दोनों गलत है। यहाँ पे आंसर हो जाएंगे आपका, यहाँ पे एक्यूरेट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, ये प्रासरण और विसरण होता क्या है। तो प्रासरण जल में होता है और विसरण जो होता है ये वायु में होता है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। O2 जो है ना, पत्ते, पेड़ जो है ना, O2 और CO2 विसरण के माध्यम से लेता है, गैसों में होता है। वही जल जो है, जो जलीय पौधे हैं वो खाद्य पदार्थों का जो करते हैं वो प्रासरण के जरिए ही लेते हैं। आगे बात करेंगे हम अगला, सार्कोप्लाज्म। तो सार्कोप्लाज्म के बारे में बताएंगे कि सार्कोप्लाज्म नामक उत्तक कहाँ पाया जाता है। तो सार्कोप्लाज्म जो है उत्तक आपका है सो आपको पेशी उत्तक में होता है। मैं आपको बता दूं कि पेशी उत्तक जो होता है ये 3 तरीके का होता है। एक तो आपका अरेखित होता है, दूसरा होता है रेखित होता है और तीसरा होता है हृदय पेशी होता है। तो मैं थोड़ा अरेखित पेशी की उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि अरेखित पेशी जो है ना, ये इच्छा के अधीन नहीं होता है। अरेखित पेशी जो होते हैं वो इच्छा के अधीन नहीं होते हैं। रेखित पेशी होते हैं जो इच्छा के अनुसार होते हैं, इच्छा के अनुरूप होते हैं। और हृदय पेशी भी अनैच्छिक ही होते हैं। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। तो पेशी 3 तरह के होते हैं। अगर अनिच्छा मतलब इच्छा के अनुरूप ना हो तो अरेखिक, इच्छा के अनुरूप हो, और यहाँ भी इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं और ये हमेशा चलने वाला पेशी है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है कि आपसे पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक पारिस्थितिकी होता है। तो याद रखेंगे कि इसका जो आंसर हो जाएगा टांसले हो जाएगा। त से तंत्र, त से तंत्र और ट से टांसले। इस बात को ध्यान में रखिए, कन्फ्यूजन दोनों में बना रहता है।
कि हैकल ने क्या किया था। हैकल ने इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी को खोजा था, लेकिन जैसे ही तंत्र लगा देगा तो ट्रांसले हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पारिस्थितिकी के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है और 1869 में जो है ये किया था अर्नेस्ट हैकल। इस बातों को ध्यान में कर लिए। कार्ल रीटर और एक जर्मन भूगोलवेत्ता है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के साथ उन्हें आधुनिक भूगोल के संस्थापक में माना जाता है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे कि कार्ल रीटर जो है एक भूगोलवेत्ता है और इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला बोला है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको IPCC का मुख्यालय पूछा है। तो IPCC का जो मुख्यालय है वो आपका है जिनेवा में। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए कि IPCC का मुख्यालय क्या है, जिनेवा में। इसके जो है ना कुल सदस्यों की संख्या 195 है। इसका जो स्थापना हुआ था 1988 में हुआ है। IPCC का मुख्यालय जो है जिनेवा में है, इसका स्थापना है 1988 में हुआ है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल इसको हम कहते हैं, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी संगठन। मौसम विज्ञान 1988 के संयुक्त पर्यावरण के द्वारा सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। यह जो है WMO और UNEP के द्वारा स्थापित किया गया था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। IPCC छठी आकलन रिपोर्ट जारी किया है 2022 में। इस बातों को ध्यान करना है। इसका एक्यूरेट आंसर जो होगा आपका जिनेवा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला जो प्रश्न है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा। 11 नंबर में बोला है कि भाई CHSL के साथ अभिक्रिया करने पर H2 नहीं बनाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन हम क्रिया श्रेणी में जब चढ़ाते हैं तो एक हाइड्रोजन जो एक पैराग्राफ है, इससे ऊपर का जितना भी तत्व होगा उसको हम अधिक क्रियाशील कहते हैं, इससे कम क्रियाशील कहते हैं। तो इसके नीचे जो आता है Cu आता है, Hg आता है, उसके बाद है Ag आता है और Au आता है। ये सब जो है ना कम क्रियाशील है और ये सब जो है ना हाइड्रोजन नहीं बनाते हैं। तो इसमें से कौन ऑप्शन है आपका? तो इसमें से मात्र एक ही ऑप्शन है Hg आपको आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका आंसर जो आपको ध्यान रखना है Cu Hg, ठीक है, Ag और औरम, इस तरह से आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये कम क्रियाशील की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये कंडीशनल सेंटेंस से आ गया है। यहाँ बोला है डैश आई ए किंग आई वुड मेक माई पीपुल हैप्पी। तो जब भी इमेजिनरी सेंटेंस हो तो ध्यान रखिएगा कि उसके साथ आई रहे या कोई भी सेंटेंस रहता है उसके साथ वेयर का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज़ का? वेयर का। तो यहाँ पे वेयर शब्द लगा देंगे, सही हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। ऐसे याद रखेंगे कि ये अगर ऐसा सेंटेंस है तो आगे जो है ना वुड प्लस V1 का प्रयोग है। अगर वुड प्लस V1 का प्रयोग है तो इधर वाला सेंटेंस में वेयर ही लगते हैं। इस बात को ध्यान में करिए। लेकिन वुड हैव V3 अगर आएगा तो इधर जो है आपको हैव शब्द लग जाता है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में विदेशी के आगमन का सही कालक्रम, मतलब विदेशी के आगमन के अनुसार आपको कालक्रम बताना। तो सबसे पहले आर्य आए थे, आर्य के बाद आपका यूनानी आए, यूनानी के बाद शक आए, शक के बाद हून आए, हून के बाद तुर्क आए। अर्थात मुसलमानों में भी जो है तुर्क ही आए हैं बाद में। तो इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। इसमें जो है विदेशी शासकों में यूनानी शासक पहलव, कुषाण, हून, ठीक है। ऐसे अगर हम सीरीज वाइज बात करें तो पहले यूनानी आया, यूनानी के बाद शक आया, शक के बाद पहलव आए, उसके बाद आपको आया है पहलव जो है, पहलव के बाद आपको कुषाण आए हैं, कुषाण, और कुषाण के बाद हून आए हैं। तो हून सबसे लास्ट में आने वाला है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। आगे हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि संसद के कार्यवाही का अगर जांच की बात है तो कभी न्यायालय नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अनुच्छेद 122 के तहत रोक लगा दिया गया है। अनुच्छेद 121 की बात किया गया है कि अनुच्छेद 121 बताता है कि अगर न्यायपालिका कोई निर्णय दे रहा है तो संसद उस पर जो है ना चर्चा नहीं करेगा। तो ये दोनों जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। बात करें सर्वोच्च न्यायालय की, तो सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। इस बातों को ध्यान में आप कर लीजिए। 1986 से विधि द्वारा निश्चित संख्या मुख्य न्यायमूर्ति अलावा
अलावा 25 2008 में 30। कहने का मतलब है कि अब जो है आपको ध्यान रखना है कि शुरू में जो है ना 7+1 का कंस्ट्रक्शन था सर्वोच्च न्यायालय में, अब 33+1 का कंस्ट्रक्शन हो गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। एक अन्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। शुरुआती में था 7 और 1 का। इस बातों को ध्यान में रखें। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या कहा है? अगला प्रश्न बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि कैसे कैसे होती है, मतलब हो सकती है। तो याद रखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या सर्वोच्च जो है संविधान के अधिनियम से ही हो सकती है, लेकिन जैसे ही उच्च न्यायालय कहेगा तो उच्च न्यायालय के में जो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति के द्वारा वृद्धि किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात कर लेते हैं। अब हम बात करें सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय में आपको ये सारी चीज़ जानकारी ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 124 अनुच्छेद 129 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इस बातों को ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर है 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का द्वारा सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल याद रखेंगे कि ये मिस्र के द्वारा प्रदान किया गया है। मिस्र का ये सर्वोच्च सम्मान है और प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही फिलहाल में 2023 में ग्रीस ने सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। उसके बाद है फ्रांस ने किया है, उसके बाद आपको है फिजी ने किया है, उसके बाद है आपका फिजी के बाद जो है पपुआ न्यू गिनी किया है, पपुआ, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी किया है। उसके बाद है पलाऊ किया है, पलाऊ। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, इन सभी देशों के द्वारा प्रधानमंत्री को दिया गया है। अब हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस को ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है, याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ ऑनर, ठीक है, ऑनर। और लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस का है। जैसे ही लीजन ऑनर आएगा तो लीजन ऑनर जो है ना फ्रांस हो जाएगा, ऑर्डर ऑनर आएगा तो ग्रीस हो जाएगा। उसके बाद उसी तरीके से आपको फ्रांस हो गया। फिजी में है ऑर्डर ऑफ फिजी ही है, ऑर्डर ऑफ फिजी है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, फिजी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद है उसी तरीके से पपुआ न्यू गिनी में ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ठीक है, न्यू गिनी में लोगोहू है। और ऑर्डर ऑफ पलाऊ में पलाऊ है ये है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है 2023 में पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो 2023 में जो है आपको ध्यान रखना है कि पद्म विभूषण बोला है तो पद्म विभूषण जो है 6 आदमी को दिया गया है, 6 व्यक्ति को। टोटल 6 व्यक्ति में आपको 6 का 6 नाम याद कर लीजिए। बालकृष्ण, ठीक है, बालकृष्ण। उसके बाद है बालकृष्ण वास्तुकला के लिए दिया गया है, वही जाकिर हुसैन को मिला है, जाकिर हुसैन को। उसके बाद आपको है एस कृष्णा को मिला है, एस कृष्णा, ठीक है। तो 2 गो तो कृष्णे हो गया, याद रखिए। एक जाकिर हुसैन हो गया, एक दिलीप महालनोबिस को मिला है, दिलीप महालनोबिस को मिला है, एक श्रीनिवास को मिला है और एक मुलायम सिंह यादव को मिला है। तो इस तरह से आपने देखा कि दीपक धर नहीं आ रहे, दीपक धर को जो है ना पद्म भूषण विभूषण नहीं भूषण पुरस्कार मिला है। तो इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर जो है ना डी होगा, डी ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है कि जाकिर हुसैन को किस क्षेत्र में मिला है, तो जाकिर हुसैन को कला के क्षेत्र में, बालकृष्ण दोषी को वस्तु कला के क्षेत्र में, और लोक कार्य के लिए एस कृष्णा को, वही मुलायम सिंह यादव को लोक कार्य के लिए मिला। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो याद रखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास में कौन से कथन सत्य नहीं है, ये बोला है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, सी और डी। बी असत्य है, याद रखेंगे। ए, सी और डी ये सही है। अर्थात फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है फीफ या जागीर। फ्यूडम का अर्थ फीफ या जागीर होता है। वही आपको थाईलैंड में मध्यकाल थाईलैंड में सियाम कहा जाता था थाईलैंड को। और कंपस का आविष्कार जो है चीन में के द्वारा किया गया है। और यहाँ पे जो दिया है तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ है, तो ये कथन गलत है, इसीलिए एक्यूरेट आंसर आपका बी हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तांग शासन के अधीन 8वीं और 9वीं शताब्दी में चीन समाज थे, तो चीन में था। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा गोल्जी काय का कार्य नहीं है। तो गोल्जी काय का कार्य जो है यह
स्पिंडल तंतुओं का निर्माण करता है, तो नहीं, ये स्पिंडल तंतु का निर्माण नहीं करता है। यह लाइसोसोम एवं पैरोक्सिसोम का निर्माण करता है, तो जी हाँ, पैरोक्सिसोम का निर्माण करता है। ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, जी हाँ करता है। यह प्रोटीन का शर्करा को जोड़ने का भी काम करता है। तो ऑल आर करेक्ट, बट यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आपको ध्यान रखना है कि सी करेक्ट नहीं है, यह स्पिंडल तंतुओं का निर्माण नहीं करता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, तो इसका आंसर एक्यूरेट सी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा है? 20 नंबर में आपसे बोला है कि मादा जनन कोशिकाएं बनते हैं। तो मादा जनन जो कोशिकाएं हैं, याद रखेंगे, ये जो बनता है आपको अंडाशय में बनता है। मादा जनन कोशिकाएं अंडाशय में बनता है। हालांकि मादा जनन के सभी जो है ना, मादा जनन ही भाग है, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। मादा जनन जो है ना, शुरुआत जो है ना योनि से होता है। योनि के बाद आपको ग्रीवा आता है, ग्रीवा आता है, और ग्रीवा के बाद आपको ध्यान रखना है गर्भाशय आता है। और गर्भाशय में 2 अंडाणु लगे होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, और ऊपर से एक नली लगा होता है जिसको फैलोपियन नलिका या अंडाशय ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, अंडवाहिनी भी कहा जाता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला बोला है कि लोकपाल चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो लोकपाल समिति जो है, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि 1963 में ही इसका अधिनियम आया था, लेकिन उस समय जो है ना ये नहीं पास हो पाया था। पहले के मुंशी 1960 में संसद में लोकपाल मुद्दे उठाए थे। सबसे पहला 1960 में ही मुद्दा उठाया गया था, 63 में लाया भी गया था, लेकिन पास नहीं हो पाया था। तो 9 मई 1968 को जो है ना यहाँ पे सिफारिश की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, लेकिन यहाँ पर विधेयक पारित नहीं हो पाया था। तो 17 दिसंबर 2013 को राज्यसभा पारित किया और 18 दिसंबर 2013 को लोकसभा पारित किया है। और उसके बाद जो है ना लोकपाल युक्त 2013 में एक्ट बन गया। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। इसके तहत जो है ना प्रावधान किए गए कि हमारे पीएम साहब, लोकसभा स्पीकर, और उसके बाद है लोकसभा के विपक्ष के नेता, ठीक है, लोकसभा विपक्ष के नेता हो गए। और उसके बाद और सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, या तो सर्वोच्च न्यायालय होगा, एससी के मेन चीफ जस्टिस होंगे, और नहीं तो न्यायविद दूसरा उनके द्वारा नामित कोई भी प्रतिष्ठित न्यायविद, इन सभी के द्वारा लोकपाल जो है ना बनाया जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखिए। तो इसमें राष्ट्रपति का कहीं कोई योगदान नहीं है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं कि द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन कब हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम पिछड़ा आयोग जो बना था वो सबसे पहले ध्यान रखना है कि 1953 में बनाया गया था, ठीक है। 1953 में प्रथम पिछड़ा आयोग बनाए गए थे, और काका कालेकर के अध्यक्षता में, काका कालेकर, तो याद रखेंगे, प्रथम वाला को याद रखेंगे, काका कालेकर की अध्यक्षता में बनाए गए थे। और दूसरा जो बना था वो ध्यान रखना है आपको 1979 में गठन हुआ था, 1979 में गठन हुआ था, और ये मंडल आयोग की अध्यक्षता में किया गया था पिछड़ा, ठीक है। द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन संसद सदस्य बीपी मंडल इसका पूरा है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बीपी मंडल जो है, बीपी मंडल पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इन्हीं के आधार पर जो है ना अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो है बनाए गए थे, और इन्होंने 1980 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो रिपोर्ट कब सौंपा? 1980 में। कब गठित हुआ? 1979 में, ठीक है। उस पहला कब आया? तो 1953 में। किसके अध्यक्षता में? काका कालेकर के अध्यक्षता में। और उसके बाद है अनुच्छेद 340 से संबंधित है। इस बातों को ध्यान में रखना है। तो ये सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, इसका आंसर अनुच्छेद, इसका मेन आंसर है 1979। बोला है मूशिका राजवंश का शासन थे। तो मूशिका राजवंश का जो शासन था आंध्र प्रदेश में था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। मूशिक वंश पुस्तक की रचयिता 11वीं सदी में हुआ था। इस बातों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू पर ध्यान रखता है? पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करता है, या सभी पोषक तत्वों के लिए RDA पूरा करता है?
तो मैं आपको बता दूं 1 और 2 दोनों सही है। जी हाँ, पोषक तत्वों का अनुपात में शामिल होता है। सभी पोषक तत्व में RDA शामिल होता है। तो इस बातों को ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि मिलान करना है, सही मिलान कौन है। तो यहाँ बोला है कि भाई जो डहेलिया है वो डहेलिया कौन सा जड़ है। एक तरफ ये जड़ों का सूची है, एक तरफ ये जो है आपको पेड़ है, पौधे हैं। तो याद रखेंगे कि डहेलिया का जो जड़ है वो पुलकित जड़ कहलाता है। डहेलिया का जड़ पुलकित जड़ कहलाता है। वही आपको बता दें कि आपका जो पान है, पान जो है एक आरोही जड़ है। पान एक आरोही जड़ है। वही आपका है अमरवेल। अमरवेल एक चूसन जड़ है। चूसन जड़ 4 में मिल जाएगा। और सलजम जो है कुंभिकार जड़ है। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा मैं बता दूं कि जड़ के 2 प्रकार होते हैं। पादप के जगत में जड़ के 2 प्रकार के होते हैं। एक मूसला जड़ होता है, एक मूसला जड़, और एक होता है आपका अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़, तो अपस्थानिक जड़ मूसला जड़ के ही कई प्रकार बनाए गए हैं, जिसमें तुर्क रूपी, शंकु रूपी, कुंभी रूपी, न्यूमोटर ये सब आते हैं। वही अपस्थानिक जड़ के भी कई भाग हैं, जिसमें से आपको आता है पुलकित जड़, मणिक कमाए। तो इस तरह से ध्यान रखना है आपको इन बातों को। तो इसका आंसर जो है ना आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डहेलिया जड़ जो है पुलकित हो जाएगा, ये पान हो जाएगा आरोही, वही अमरबेल हो जाएगा आपका चूसन, और ये हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे में अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा। तो जब चंद्रशेखर सीमा के अंदर होता है तो ये श्वेत बावन बन जाता है। तो मैं अभी आपको सभी चीज़ का वर्णन करूँगा कि भाई श्वेत बावन क्या होता है। तो यहाँ तो बोल दिया है कि जब विस्फोट होता है तो अवशेष जो है ना, अवशेष का जो द्रव्यमान होगा वो चंद्रशेखर सीमा के अंदर में रहेगा, तो वो श्वेत बावन बन जाएगा। लेकिन जब तारे का अवशेष दरम्यान चंद्रशेखर सीमा के लेकर 3 सौर द्रव्यमान तक हो, मतलब चंद्रशेखर सीमा से आगे हो, ऊपर हो, और 3 सौर द्रव्यमान तक हो, तो यह जो बनेगा यह न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। मतलब चंद्रशेखर सीमा के ऊपर 3 सूर्य द्रव्यमान तक होगा तो यह न्यूट्रॉन तारा बन जाएगा। अगर सौर द्रव्यमान से अधिक, अगर 3 सौर द्रव्यमान से भी ऊपर हो गया तो याद रखेंगे ये बन जाएगा आपका 3 ब्लैक होल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लैक होल बन जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। और कृष्ण बीवर उसी को कहते हैं। पल्सर किसको कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखेगा। तारा जब वृद्ध अवस्था को अग्रसर हो तो उसकी बाहरी सतह फैलती है और ठंडा हो जाता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव या सुपर दानव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। ये न्यूट्रॉन तारा जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रॉन तारा क्या है। तो इसी को न्यूट्रॉन तारा को ही हम पल्सर के नाम से भी जानते हैं। न्यूट्रॉन तारा अथवा पल्सर दोनों सेम ही स्थिति में बनता है, और पल्सर जो है आपको दोनों सेम ही स्थिति में बनता है। कृष्ण बीवर या श्वेत बावन जो है, इसको हम ब्लैक होल या कृष्ण बीवर सेम ही स्थिति को कहते हैं। श्वेत बावन यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको बोला है, अगला प्रश्न जो है आपका 50% वृद्धि कर रहा है वृत्त की त्रिज्या में, तो क्षेत्रफल में कितना इंक्रीजिंग हुआ ये बताया गया है। तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको एक तरीका अपनाना है। कौन सी तरीका है? एकदम सिंपल तरीका है। 50 + 50 2 बार ऐड कीजिए और 50 × 50/100 कर लीजिए। जो इसका कैलकुलेशन आएगा 125 आएगा। 125 इसका आंसर एक्यूरेट हो जाएगा, तो 125 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। ऐसे प्रश्नों का हल करने के लिए ज़्यादा समय न गंवाएं और इसी तरीके से हल करने का प्रयास करें। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि निम्नलिखित पैटर्न को देखिए और पैटर्न के देखने के बाद इसको खाली जगह को भरिए। तो खाली जगह को आपको भरना है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि ये पैटर्न क्या है। तो पैटर्न में देखिए 11 दिया हुआ है, तो एक का क्यू कर देंगे, 1 कर देंगे तो 11 आ जाएगा। फिर इसी तरह से 2 का क्यू कर देंगे, 1 लिख देंगे और 1 का क्यू कर देंगे, 2 लिख देंगे और 2 का क्यू कर देंगे, 3 लिख देंगे, 3 का क्यू कर देंगे। इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। 3 लिख करके 3 का क्यू 27, 4 लिख करके 4 का क्यू, तो 4 लिख करके 4 का क्यू हो जाएगा 64। तो इस तरह से आपका 5 लिख कर 5 का क्यू दिया हुआ है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए
कि इसका आंसर जो हो जाएगा आप यहाँ से 464। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कर रहा है? अगला प्रश्न आपका होगा, ये प्रश्न था आपका 28। अब प्रश्न है आपका 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? 29 नंबर प्रश्न जो है आपको मिलान करने से पूछा गया है। तो मिलान आपको करना है। यहाँ देखिए, मिलान में बोला है साल्ट रेंज किससे संबंधित है, अल्पस किससे संबंधित है, फ्यूजियामा किससे संबंधित है। तो आप देखिए, ध्यान रखिए, ऐसे प्रश्न को आपको सबसे पहले जो आता है वही मिला है। फ्यूजियामा एक ज्वालामुखी है, दो में मिल गया। अब इसी तरह से आप देखिए कि किस में है, जो दो दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए, दो जो है ना, सी का जो है दो किस में है, तो दो गो में है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ दो गो में, एक तो डी सी में है, ये तो अब तो इसका मतलब है कि ये दोनों गलत हो गया। आपका सी या नहीं तो डी आंसर हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में और सी और डी एक और मिल जाएगा तो हम बना सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अल्पस पर्वत जो है ना, एक बलित पर्वतमाला है। जो भी बड़े बड़े पर्वत हैं वो एक बलित पर्वतमाला के रूप में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो बलित पर्वतमाला है, तो ए का जो है एक हो जाएगा। तो क्या इसमें ए का एक सी वाला में दिया हुआ है? सी वाला में अल्पस पर्वत जो है, अल्पस पर्वत बलित पर्वतमाला के उदाहरण ऐसा नहीं दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये ऐसे नहीं मिलेंगे। एक मिनट, इसका जो एक्यूरेट आंसर होगा ये डी होगा। एक्यूरेट आंसर जो है डी होगा। अल्पस जो है बी में है, सॉरी, अल्पस जो है ना यहाँ बी में है। तो बी का जो है ना किस में दिया हुआ है? एक। बी का एक किस में दिया हुआ है? तो बी का एक डी में ही दिया हुआ है, यहाँ देख लीजिए। तो इसीलिए सी गलत हो गया, तीन वो गलत हो गए, तो चौथा आपका सही खुद हो जाएगा। ऐसे मैं आपको पूरा मिला के बता दे रहा हूँ। जो आपका जो हो जाएगा ए का अल्पस मिल गया आपका, अल्पस मिल जाएंगे आपको बलित में, एक का एक हो जाएगा। फ्यूजियमा आपको मिल जाएगा ज्वालामुखी में, और विंध्य पर्वत आपका मिल जाएगा। विंध्य एक प्रकार का अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। विंध्य जो है आपका अवशिष्ट पर्वत हो जाएगा। विंध्य किस में मिल जाएगा? तीन में। तो तीन जो है अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। डी का तीन हो जाएगा। और ए का जो हो जाएगा साल्ट रेंज ब्रह्मशोथ पर्वत है। साल्ट रेंज ब्रह्मशोथ पर्वत है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। एक बार फिर से मिला लीजिए। यहाँ पे ब्रह्मशोथ पर्वत हो गए, अल्पस हो गया आपका, अल्पस बलित पर्वतमाला हो गया, फ्यूजियामा ज्वालामुखी हो गया, विंध्य अवशिष्ट पर्वत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर है। आगे प्रश्न क्या कहा है? आगे कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मूल भौतिक राशि है? तो आपको ध्यान रखना है कि मूल भौतिक राशियों की संख्या कुल जो है आपका 7 है। 7 में कौन है? तो एक विद्युत धारा है, विद्युत धारा एक आपका विद्युत धारा हो गया, दूसरा ताप हो गया, उसका पदार्थ की मात्रा हो गई, ये सब जो है विद्युत, ये लंबाई हो गया, लंबाई हो गया, उसके बाद समय हो गया, समय के बाद ताप हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया। ये सब जो है आपको ध्यान रखना है, ये सब प्राथमिक मात्रक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, विद्युत धारा, ताप और पदार्थ की मात्रा सी में दिया गया, सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार याद कर लीजिए, लंबाई, ठीक है, मास, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद विद्युत धारा, उसके बाद केल्विन, ताप हो जाएगा, ज्योति तीव्रता सी डी, और पदार्थ की मात्रा मोल। ये सभी जो है ना सातों के सातों मूल मात्रक है। बाद बाकी इसके बाद जो भी आएंगे वो सब आपका व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। तो इसमें इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि त्वरण कभी मूल मात्रक में नहीं आते हैं, और ज्योति तीव्रता आता है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि प्रासरव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिए। बोला है कि प्रासरव्य तरंगों के बारे में क्या सही है? तो याद रखने हैं कि प्रासरव्य तरंगे जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाले तरंग होते हैं, और 20,000 ऊपर वाले तरंग होते हैं। तो इसमें बोला क्या है कि ये कपड़ों को धूल हटाकर साफ करता है, तो जी हाँ करता है। ये बीमारियों को उपचार करता है, तो जी हाँ करता है। कीड़ों को नष्ट कर देता है, करता है। समुद्र की गहराइयों को मापता है, तो ऑल आर दीज आर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे डी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, डी इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त, तो भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त जो है ना तुर्की को मदद में भेजा था। तुर्की में जब भूकंप आया था, सॉरी तुर्की में आया था, तो यहाँ एक्यूरेट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, यहाँ पे भूकंप के लिए आया था, याद रखेंगे। अन्य भी कुछ ऑपरेशंस हैं जिस ऑपरेशन को आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि यूक्रेन में भी भारत सरकार
ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे लोगों को मंगाया है। अब बात करें कि सूडान में भी चलाया है। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से फंसे भारतीयों को लाया गया है। उसके बाद ऑपरेशन म्यांमार करुण चलाया है, करुण। तो ऑपरेशन करुण ध्यान रखिएगा, सहायता राशि भेजा गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ऑपरेशन स्वाड इजराइल के द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन स्वाड जो है ना, इजराइल के द्वारा चलाया गया। ऑपरेशन सद्भावना भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है लद्दाख में। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे क्या है कि 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उप विजेता। अब थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में सावधानी बरतेंगे। उप विजेता पूछा है, ना कि विजेता। अगर विजेता लगा देंगे तो फिर आप गलत हो जाएंगे। इस बातों को ध्यान रखना है। 22वां जो फीफा उप विजेता है वो फ्रांस है। फ्रांस को हरा करके अर्जेंटीना ने जीत दर्ज किया था। तो यहाँ आंसर ए हो जाएगा, अर्जेंटीना जीता था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए कि 22वां जो 2022 का जो फीफा हुआ है ये कौन जीत किया है। आयोजन कहाँ हुआ है तो ये ध्यान रखेंगे, आयोजन कतर में हुआ है, कतर को ध्यान रखेंगे। शुभंकर क्या था, लाइव। विजेता कौन, अर्जेंटीना। उप विजेता कौन, फ्रांस। उसके बाद है एक गोल्डन बूट मिलता है, तो गोल्डन बूट ठीक है एम्बापे। बूट से बी से बूट और बी से बापे, याद रखेंगे, फ्रांस के खिलाड़ी है। और गोल्डन बॉल लियोन मेसी को मिला है। गोल्डन बॉल जो है लियोन मेसी को मिला है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि चोल की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरियूर था, जो कि डैश के लिए मशहूर था। तो सूती कपड़े के व्यापार के लिए उरियूर जो है मशहूर था। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। चोल साम्राज्य में जो उरियूर था वो सूती वस्त्र कपड़ा जो उत्पादन होता था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बोला है धूम कोहरा का मिश्रण किसका मिश्रण है। तो धूम कोहरा में धूम होता है, कोहरा होता है, धूल होता है, धूम कोहरा होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तीनों के तीनों हो जाएंगे, ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 जो है ना, संवैधानिक विकास से प्रश्न आया है। संवैधानिक विकास में देखिए क्या है, बोला है 73 में क्या हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। 84 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट में क्या हुआ है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्थापना हुआ है। 13 में क्या है, ईसा मसीह को जो है ना प्रचार का अनुमति दे दिया गया था ईसाइयों को। और चार्टर 33 के तहत गवर्नर जनरल परिषद में एक विधि सदस्य को नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से आपको इसका आंसर जो हो जाएगा ये कौन सा होगा, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। अब एक दो मिला करके इसी तरीके से आप मिला लेंगे कौन सा होगा। मैंने पूरा बता दिया है, यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होना चाहिए। एक बार मैं शॉर्ट करके बता दे रहा हूँ, आप इसको इस तरह से मिला लेंगे। आगे बोला है यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य के सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता होती है। मतलब किसकी सहमति की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखा, यहाँ बोला है राज्य की विधानसभा की, राज्य के मुख्यमंत्री का, राज्य की, किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पे अनुच्छेद 3 के तहत जो है याद रखिएगा सीमा का बदलाव कर दिया जाता है, संसद के द्वारा किया जाता है और किसी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होता है। इसका आंसर जो है ना 37 का आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, इज द एक्यूरेट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिकोह के द्वारा रचित नहीं है। मतलब इसमें से सारे के सारे दारा सिकोह ने लिखा है, एक कौन सा है जिसको दारा सिकोह नहीं लिखा है। तो याद रखेंगे कि दारा सिकोह के द्वारा जो है दाराबनामा नहीं लिखा गया है। दाराबनामा उसके द्वारा नहीं लिखे गए हैं। इस बातों को ध्यान में रखें। सिर्र अकबर इसे दारा सिकोह ही लिखा है, सिर्र अकबर को दारा सिकोह लिखे हैं। याद रखेंगे कि यह फारसी में अनुवाद, उपनिषद का फारसी अनुवाद सिर्र अकबर है। और मज अल बहरीन दारा सिकोह की रचना है। इसकी जो है अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलान, इसका अर्थ होता है दो समुद्रों का मिलान, ठीक है। और सफीनत उल अलिया ये भी दारा सिकोह के द्वारा ही लिखा गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। लेन पुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर के नाम से कहा है। तो दारा सिकोह के बारे में एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसको लघु अकबर किसने कहा है, तो लेन पुल ने कहा है। इस बातों को ध्यान में करना है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न बोला है कि डेंगू बुखार किस में मिलेगा। तो यहाँ पे कारक और कारण है, ये कारक और कारण मिलाना है। आपको ध्यान रखना है कि डेंगू बुखार इजिप्ट
एडिस एजिप्टी के द्वारा होता है। तो डेंगू का एडिस एजिप्टी के द्वारा होता है। हाथी पाँव जो होता है वो क्यूलेक्स फैटिंगस के द्वारा होता है। और हाथी पाँव इसका मतलब फैटी हो जाना, इस बातों को ध्यान में रखना है। तो क्यूलेक्स फैटिंगस हो जाएगा। उसे काला जर जो है आपको ध्यान रखना है कि काला जर किसके कारण होता है। तो फिलीबोटोमस, काला जर जो है ना फिलीबोटोमस के द्वारा होता है। निंद्रा रोग आपको ग्लोसिना के द्वारा होता है। तो ग्लोसिना इस तरह से ध्यान रखेंगे, ये मिलान आपका जो है एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एक्यूरेट। एक का दू किस में है, दूगो में है। और दू का हाथी पाँव 4, दू का 4। तो इस ऐसा ऑप्शन जो है आपको ध्यान में कर लीजिए कि ये सी ऑप्शन हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो क्वांटो मैदान जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है। तो क्वांटो मैदान आपको चीन में स्थित है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। चीन में चीन में नहीं होगा क्वांटो मैदान, चीन में नहीं, जापान में होगा। चीन में हो, जापान में होंगे, क्योंकि क्वांटो मैदान जो है ये होन्शु द्वीप पर है। तो होन्शु द्वीप जापान में पड़ता है, होन्शु द्वीप पर है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, होन्शु द्वीप पर स्थित है। और नैबी मैदान भी जापान में है। एक क्वांटो मैदान और एक नोबी मैदान भी जापान में पड़ता है, याद रखेंगे इन दोनों चीज़ों को। अगला नंबर है आपका 41 में बोला है कि किस अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हम अश्व अक्षांश कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भूमध्यसागरीय द्वारा जो है ना उठी उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर जो है न चलता है। इसके कारण जो है आपको ध्यान रखना है कि ये उच्च अक्षांश होता है। और अश्व अक्षांश के नाम से, उच्च अक्षांश नहीं, उच्च प्रेशर होता है, जिसके कारण ही हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया। तो जो भी खनन का कार्य होगा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है। खनन हो, मत्स्य पालन हो, कृषि हो, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्षेत्र में उद्योग धंधे आते हैं। तीसरा क्षेत्र में कृषि व्यापार आता है, व्यापार आता है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका होगा, ये प्रश्न था 42। अब प्रश्न नंबर 43 में क्या कहा है देख लीजिए। 43 में बोला है कि एक उपग्रह अपने कक्ष के निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्रक बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। तो यह जो है आपको प्राप्त होता है, याद रखेंगे कि उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से प्राप्त होता है। उपग्रह को प्रेरित करने वाले रॉकेट इंजन से प्राप्त होता है। इस बातों को ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया तत्व टेक्नीशियम है। इस बातों को भी ध्यान में रखना है। इससे संबंधित चीज़ों को सॉरी ये नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है कि इसका पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल पर ये प्रभावित है। एक उपग्रह पर अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है, तो यह अभिकेंद्रक बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। जो कैसे प्राप्त होता है, तो इसको प्राप्त करने के लिए पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल, जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। ये नहीं होगा, याद रखेंगे। और ये भी नहीं होंगे, ये भी नहीं होंगे, गलत है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। तो सबसे पहले जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था वो आपका टेक्नीशियम है। ये बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया था। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। ये 1937 में खोजा गया था। टेक्नीशियम का खोज हुआ है। और चिकित्सा परीक्षणों के लिए रेडियोधर्मी समस्थानिक टेक्नीशियम का उपयोग किया जाता है। इस बातों को ध्यान में करना है। आगे बोला निम्नलिखित में कौन सा द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक है। तो द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक आपको ध्यान रखना है, ये रस्किन बॉन्ड है, द गोल्डन ईयर। और दूसरी बात है कि अमिताभ कांत की बात करें तो अमिताभ कांत भी कई तरह के बुक लिखे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, याद कर लीजिए 2-4 बुक को। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, तो इसके लेखक है नीरज चौधरी, हाल ही में लिखा गया है। उसके बाद आपको एक बुक और याद रखना है, स्मोक एंड एसेस,
इसको जो है ना अमिताभ घोष की है, और सलमान रश्दी का एक इम्पोर्टेंट बुक है विक्ट्री सिटी, विक्ट्री सिटी। इस बातों को ध्यान में रखेंगे, इन सभी बुक को नाम आप याद रखेंगे। भारत की अध्यक्षता G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजन किया गया है? तो G20 के मंत्रियों का जो बैठक हुआ है वो आपको पुणे में हुआ है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए, महाराष्ट्र के पुणे में हुए हैं। अब जो है इस बातों को ध्यान रखना है कि सबसे पहले G20 की स्थापना 1999 में हुआ है, ये पहले भी बता चुके हैं। आगे है आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? तो राजा बनाने वाले के नाम से याद रखेंगे आपका इसका डी हो जाएगा, दो को जाना जाता है, एक तो आपको अब्दुल खां को और एक हुसैन अली खां को, क्योंकि इसने राजा बनाया था इसीलिए बनाने वाले के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि नागरिक संशोधन विधेयक लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? तो नागरिकता संशोधन विधेयक जो है लोकसभा में 9 दिसंबर 1909 को पेश किया गया है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो ये ध्यान रखेंगे कि इसमें जो अनुच्छेद जो है ना 53, अनुच्छेद 53 के तहत जो है ना राज्य सूची पर भी अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को प्रभावी करने के लिए कानून बना सकती है। बात करें 49 की, तो 49 में जो है मत देने वाले सदस्य 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का हक जो है ना अधिकार संसद को है। अगर राष्ट्रीय हित में हो तो राज्य सूची का विषय पर कानून बनाएंगे, इस बात को ध्यान रखें। आपातकाल में 250 शक्ति देता है संसद को, और 352 जो है ना याद रखेंगे, 252 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य अगर सहमति देते हैं तो वहाँ पे कानून बना सकते हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक राज्य की सहमति पर, ये ध्यान है, राष्ट्र में हित होने पर राज्य सूची पर कानून बनाएंगे। और उसके बाद है यहाँ पे बोला है कि राज्य सूची आपातकाल जब लागू होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों को प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 253 होगा। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। गदर पार्टी भारत में विद्रोही के लिए कौन सी तारीख निश्चित की थी? तो गदर पार्टी ने भारत विद्रोही के लिए 21 फरवरी 1915 तिथि किया था। इस बातों का दुर्भाग्य से अधिकारियों को इन योजना का पता चल गया और उन्होंने तत्काल कार्रवाई कर दी, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो त्रिक्षारकीय अम्ल में जो आता है वो आपको ध्यान रखना है, फास्फोरिक अम्ल त्रिक्षारकीय अम्ल है। ये इस बातों को ध्यान में कर लेंगे कि फास्फोरिक अम्ल जो है ना H3PO4 होता है, H3PO4, इसीलिए त्रिक्षारकीय अम्ल इसको कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो ये द्विक्षारकीय अम्ल है, इस बातों को ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपसे क्या बोला है, अगला मिलान करना है। तो मिलान में देख लीजिए कि यहाँ पे बोला है कि कौन किस मिलान सही है। तो सीमुक कहाँ चलता है? अरब रेगिस्तान में चलता है। वही बाइज कहाँ चलता है? फ्रांस में। पेम्पोरो कहाँ चलता है? अर्जेंटीना में। और उसके बाद अगला आपको ध्यान रखना है, आगे है आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे दिया है नार्वेस्टर कहाँ चलता है? तो नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में चलता है। ये वाला जो है आपको इसमें मिल जाएगा न्यूजीलैंड में। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, शॉर्ट करके हम दिखा दे रहे हैं, आप देख लीजिए, इसको मिला लीजिएगा इस तरह से कौन सा आंसर हो जाएगा। एक का जो है आपका 2 हो जाएगा, तो एक का 2, और दूसरा का जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो दूसरा का 3, इसलिए डी आंसर, इसका एक्यूरेट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। डी इज़ द एक्यूरेट आंसर। आगे है एक जीप एक कार का पीछा करते हुए जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा आगे है, उनकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर और 75 किलोमीटर घंटा है, तो कितने देर बाद पकड़ा जाएगा? तो इस तरह से ऐसे प्रश्न जब आपसे पूछे तो याद रखिएगा कि दोनों का डिफरेंस कितने का है? 15 का है, बस 5/15 कर लीजिए। दूरी का डिफरेंस कितने का है? तो दूरी का जो डिफरेंस है याद रखेंगे, दूरी का डिफरेंस 5 है और स्पीड का डिफरेंस कितने है? 15 है। तो बस इसको काट लीजिए तो 1/3 आ जाएगा। 1/3 को मिनट में बदल दीजिए 60 में से गुना करके, तो ये 20 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। तो 20 मिनट इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप हल करके निकाल सकते हैं। आगे है अगला प्रश्न, बोला है कि एक
राजा ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूम गया। मतलब पहले सूरज की ओर चला, सूरज की ओर चलने का मतलब पूरब की ओर चला। थोड़ी देर चलने के बाद वो दाहिना घूमता है तो नीचे की ओर घूम गया। उसके बाद फिर थोड़ी दूर चल कर के वह अपनी दाहिना ओर घूम गया, तो दाहिना ओर इधर घूम गया, पश्चिम की ओर घूम गया। और उसका मुँह किस दिशा की ओर है, तो इस तरह से ध्यान देखिए, पश्चिम की ओर है, तो यहाँ पश्चिम की ओर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मिला लीजिए। एक शाम सूरज की ओर चलना शुरू किया, सूरज की ओर चलना शुरू किया और थोड़ी दूर चल करके वह दाएं घुमा, दाएं घूम गया, ठीक है। पुनः दाएं घुमा, पुनः दाएं घुमा, मतलब फिर इधर घुमा। थोड़ी दूर चल करके वह दाएं घुमा, तो एक बार और घुमा है, सॉरी, इसका एक बार और घुमा है, तो दाहिना जब घूमेगा तो उत्तर की ओर घूम जाएगा। इसका मतलब है कि वह उत्तर की ओर मुँह करके है। इसका एक्यूरेट आंसर उत्तर होगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। यह बोला है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र विंध्य भूस्तरीय रचना वाला है। तो विंध्य भूस्तरीय रचना वाला याद रखिएगा कि विंध्य क्षेत्र में कौन पड़ रहा है। तो विंध्य क्षेत्र में जो है आपका कैमूर पड़ रहा है। कैमूर विंध्य श्रेणी में आता है, रोहतास, बाद बाकी सब अलग है, अलग श्रेणी में आते हैं। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 56 है। 56 में क्या बोला है? 56 में बोला है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें जो हो जाएगा कि बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, ये इसका सत्य बात है। बंगाल से जो भी प्राप्त होगा वो भारतीय माल खरीद कर विदेश में बेचना, ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी लागत पूंजी के बात बताया गया है। आगे बोला है कि मिलान करें। मिलान में बोला है, यहाँ देखिए, ये नियोपाइलीन बोला है, किस में मिलेगा? तो नियोपाइलीन एनेलिडा और मोलस्का में आता है। नियोपाइलीन एनेलिडा और मोलस्का 2 हो जाएगा। यूग्लिना किस में मिलेगा? तो यूग्लिना 4 में मिलेगा। पादप एवं जंतु के बीच योजक करी है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। यूग्लिना पादप एवं जंतु के योजक करी है। नियोप्लिन जो है 2 में मिल जाएगा और ये 1 में मिल जाएगा। सरीसृप और स्तनधारी के जो है आपको ध्यान रखना है, आर्कियोटेरिक्स हो जाएगा। और पेरीपेट्स, बाद बाकी जो बचा आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा। आर्थ्रोपोडा एनिलिडा को कौन जोड़ रहा है? पेरीपेट्स। वही आपको आर्किटेप्स किसको जोड़ रहा है? सरीसृप और स्तनधारी को। यूग्लिना किसको जोड़ रहा है? पादप और जंतु को। इस तरह से एनिलिडा और मोलस्का को कौन जोड़ रहा है? तो नियोपाइलीना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 का आपको बन रहा है, 1 का 2, 1 का 2, 2 का 4। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएंगे, सी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ जा रहे हैं। अगला प्रश्न बोला है कि वृद्धि वलय बनाती है सक्रियता के कारण। किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनता है? तो वृद्धि वलय जो है आपको है अंतःरंभीय एकधा की, अंतःरंभीय एकधा के कारण जो है ना वृद्धि वलय बनता है। इस बातों को ध्यान में कर लेंगे। अगला 59 नंबर प्रश्न होगा। 59 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 59 नंबर जो प्रश्न है आपको ध्यान रखना है कि 59 में बोला है कि गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है। तो गिल्ट एज्ड जो बाजार है ये आपको सरकारी प्रतिभूति से संबंधित है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपसे बोला है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया है? बिहान मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो बिहान मेला का आयोजन जो है उड़ीसा में किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, सारगोशी तकनीकी से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल का नाम क्या है? तो उसका नाम जो है सारगेसी तकनीक से जन्मा है, तो इसका नाम जो आपको ध्यान रखना है पद्मावती है, पद्मावती। सारगेसी IIT कानपुर के द्वारा यह विकसित किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। IIT कानपुर सीडिंग के जरिए कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। सारगेसी तकनीकी ने जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल बछड़े का नाम पद्मावती है। इस बातों को ध्यान रखना है। और ट्विटर ने अपना लोगो चेंज करके X कर लिया है। कानपुर IIT कानपुर चर्चा में रहा है क्लाउडिंग सीडिंग के लिए, मतलब वर्षा के लिए, कृत्रिम वर्षा के लिए। इस बातों को ध्यान में रखना है। ICMR चर्चा में रहा है। डिलीवरी का जो है ना बैग डिलीवरी का परीक्षण किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से। इस बातों को ध्यान में करना है। अगला है 62 नंबर सवाल आपसे बोला है कि आंदोलन से संबंधित रहे हैं। तो आंदोलन से संबंधित आपको ध्यान रखना है 1, 2, 3 तीनों ही होम रूल आंदोलन से संबंधित रहे। लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और आपको ध्यान रखना है S. सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों ही
इससे संबंधित हैं, इस बातों को ध्यान रखना है। बोला है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर जो घाटी स्थित है वो आपको ध्यान रखना है बृहत हिमालय और पीरपांजल के बीच है। बृहत हिमालय और पीरपांजल याद रखेंगे कि ये हिमालय की संरचना है। इसमें पहले जो है ना आपको काराकोरम लद्दाख जास्कर और उसके बाद बृहद हिमालय पीरपांजल आता है। तो याद रखिएगा इसी बीच में जो है ना कश्मीर हिमालय है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बेतवा नदी निकलती है, तो बेतवा नदी याद रखेंगे कहाँ से निकलती है। तो बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो आपको है विंध्य पर्वत श्रेणी से। याद रखेंगे कि आपका ये भारत है, भारत में यहाँ पे विंध्य पर्वत है, यहाँ पे सतपुड़ा है। तो विंध्य पर्वत से ही बेतवा नदी निकलती है। याद रखेंगे विंध्य पर्वत से निकलती है बेतवा नदी। भारत में सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में किस न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय में याद रखेंगे तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। और बोला है अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति होते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एक सही है, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की जा सकती है, अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नहीं, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न बोला है कि इसमें कौन सही है। तो याद रखेंगे ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समांतर वाला जोड़ना होगा, उसके बाद हम श्रेणी वाला जोड़ेंगे। समांतर वाला जब आप जोड़ेंगे तो समांतर वाला जोड़ने पर आपको 7/8 मिलेगा। 7/8 को उल्टा करेंगे तो 8/7 आ जाएगा। और जब हम इसको 1 जोड़ देंगे तो यह जो है ना 15/7 मिल जाएगा। 15/7 = में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा 15/7 होगा। 15/7 इज द एक्यूरेट आंसर, बी आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपको है 67 में बोला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी के द्वारा किसान मजदूर पार्टी का गठन किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है किसान मजदूर पार्टी का गठन जो है इनके द्वारा नहीं किया गया था, कृपलानी के द्वारा नहीं किया गया था। किसान मजदूर पार्टी का गठन 1951 में किया गया था, 52 में नहीं किया गया था, बल्कि कृपलानी द्वारा किए गए थे, बट 51 में किए गए थे, 52 में नहीं किए गए थे। पीसी घोष एवं टीवी प्रकाशम किसान मजदूर का प्रजा पार्टी से जुड़े हैं। किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हैं, तो हाँ दूसरा सही है। तो यहाँ पे बोलेगा केवल 2 सही हैं, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न आपसे बोला है 68 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में आपको ध्यान रखना है कि स्वतंत्र अवस्था में ना पाए जाने वाला जो है एल्युमिनियम है, बाद बाकी सोना, चांदी और प्लेटिनम ये सब कम सक्रिय है, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो कौन सा सही है, जल विलयन में घुलित ऑक्सीजन असीमित होते हैं। उसके बाद बोला है कि ठंडे जल में तो नहीं, असीमित नहीं होते हैं ऑक्सीजन, एक मतलब H2O होता है तो एक निश्चित अनुपात में होता है ना जी, तो इसलिए गलत हो जाएगा। और ठंडे जल में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 110 ppm है, तो ये नहीं, ये गलत है। वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 10,000 यानी कि 2 लाख है, ठीक है, 2 लाख है, तो हाँ 2 लाख ppm होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ये सी सही है। आपको आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है। अगला बोला है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा कहा गया है। तो भारत का नियाग्रा चित्रकूट को कहा गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बोला है, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव की सामान्य दिशा है। तो ग्रीष्मकालीन जो सामान्य दिशा है वो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। गर्मी में जो है ना जो मानसून होंगे ऐसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है। ये उत्तर पूर्व है और दक्षिण पश्चिम से आ रहे हैं। इधर आप अगर मैप को ध्यान रखें तो ये दक्षिण पश्चिम है और ये उत्तर पूर्व है, तो इधर से इधर की ओर जाता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डी इज द एक्यूरेट आंसर। अगला प्रश्न हम बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा है कि केंद्रीय बजट 23-24 का जीडीपी का कितना % रहने का अनुमान है। तो जीडीपी को रहने का अनुमान जो है आपको
5.9% जो है रहने का अनुमान। राजकोषीय घाटा पूछेगा तो 5.9%। अगर राजस्व घाटा पूछेगा तो 2.9, राजस्व घाटा 2.9। अगर प्राथमिक घाटा पूछेगा तो 2.3, प्राथमिक घाटा पूछेगा तो 2.3। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। और प्रभावी राजस्व घाटा उससे भी कम है 1.7%। तो 5.9 यहाँ राजकोषीय घाटा है, 2.9 आपका राजस्व घाटा है, प्रभावी घाटा प्राथमिक घाटा 2.3 है और प्रभावी राजस्व घाटा 1.7 है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त करने का जो है लक्ष्य है वो 2025 है। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, 2025 तक टीबी मुक्त करने का। वही WHO का जो लक्ष्य है वो 30 तक है। इस बातों को ध्यान में, अगर WHO के अनुसार पूछेगा तो 2030 हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में रखें। विश्व टीबी दिवस हम 24 मार्च को मनाते हैं। इस बार टीबी दिवस का थीम था यस वी कैन इन टीबी, यस वी कैन इन टीबी। इस बातों को ध्यान में करना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा और फैक्ट इसके बारे में हम आपको बता दें तो 2024 में सबको घर मुहैया कराने का लक्ष्य है सरकार को। 2025 में टीबी मुक्त करना और एथेनॉल को 20% लाना है। 2025 में 2 कार्य है। 2030 में अक्षय ऊर्जा तक पहुंचना है, अक्षय ऊर्जा तक पहुंचना है। और उसके बाद है आपको 2030 में 2030 का लक्ष्य जो है ना मलेरिया को उन्मूलन है। तो मलेरिया उन्मूलन, इस बात को ध्यान में रखें। 2030 47 तक स्वतंत्र ऊर्जा का लक्ष्य है और नेट जीरो का जो है लक्ष्य जो है ना 2070 तक है। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि काल अनुक्रम के अनुसार इसको सजाइए। तो काल अनुक्रम के अनुसार सबसे पहले स्टेट जनरल की बैठक हुई थी। स्टेट जनरल की बैठक तो एक तो ये दोनों कट गया। उसके बाद है दूसरा है आपको ये 1789 में हुआ, 89 में हुआ था, ठीक है। और उसके बाद है 1792 में लुईस सोलामा का 1700 जब बैठक हुई तो 1792 में लुईस सोलामा की हत्या कर दिया गया। लुईस सोलामा की हत्या 1792। उसके बाद है नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। सोलामा की हत्या का 1804 में नेपोलियन वहाँ का सम्राट बना। और 1815 में वाटरलू का युद्ध हुआ और उस वाटरलू युद्ध में नेपोलियन हार गया। और इस तरह से वो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 के बाद हो जाएगा 3, 1 3, यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्ण मिट्टी के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्वतः कृष्ण मिट्टी का मतलब हो गया कि अपने आप जुताई हो जाए, तो ऐसे मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी में ज़्यादा जोतने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो कोयला उत्पादक क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन है। और तो इसके आंसर जो हो जाएंगे 76 का जो आपका आंसर हो जाएगा, कावेरी नदी घाटी कोयला उत्पादक क्षेत्र नहीं है। वर्धा घाटी है, सोन घाटी है, महानदी घाटी है, उसके बाद गोदावरी घाटी है, ठीक है। दामोदर घाटी है, दामोदर पूछ दे तो हाँ है, गोदावरी पूछ दे तो हाँ है, सोन पूछ दे तो हाँ है, महानदी पूछे तो हाँ है, वर्धा पूछे तो हाँ है। बाद बाकी सतपुरा में भी है, राजमहल पहाड़ी में भी है, ये सब में है। उसके बाद आपको बोला है कि आवश्यक वसा अम्ल नामक को पहचानिए। मतलब जरूरी वाला वसा अम्ल कौन है? तो जरूरी वाला वसा अम्ल जो है आपको ध्यान रखना है लिनोलिक है, ठीक है। उसके बाद आपको लिनोलिक और लिनोलेनिक दोनों है। और एक आपका और है, एक आपका हो जाएगा एराकिडोनिक। ये दोनों आपका जरूरी वाला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखें। बी द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, आगे प्रश्न में हम आपको बताएंगे। प्रश्न नंबर है 78। प्रश्न नंबर 78 में क्या कहा है? प्रश्न नंबर 78 में बोला है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 कब से प्रवृत्ति में आया? तो 1973 जो है ये लागू प्रवृत्ति में 1 अप्रैल 1974 में आ गया है। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। 25 जनवरी 1974 को राष्ट्रपति मंजूरी इसको दी थी और 1 अप्रैल से यह लागू हो गया है। भारत में राधा कृष्ण कमीशन की स्थापना किसके विकसित हेतु हुई थी?
तो राधा कृष्ण कमेटी जो है ये बना था आपको विश्वविद्यालय की शिक्षा के लिए। इस बातों को ध्यान में रखेंगे। 1948 में बनाए गए थे। कोविड-19 वायरस की संरचना में पोर्ट रूडिंग नोक शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो पोर्ट रूडिंग जो है नोक जो है ये बना होता है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 80 का आंसर डी हो जाएगा, प्रोटीन का बना होता है। इसमें बोला है कि कौन सत्य है, सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने के लिए कौन सा फार्मूला सही है? तो SA/CA × 100 होता है। SA/CA × 100 बी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोला है कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करती है? तो नशा मुक्ति केंद्र जो है आपको ध्यान रखना है कि मेडिकल सहायता देता है, परामर्श भी देता है और यौगिक आसन करना भी सिखाता है। तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोला है कि 3 और 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 गोलों को पिघला करके एक नया गोला बनाया जाता है, तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो याद रखिए, सिंपल सी बात है कि इसमें बस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए सबको। जैसे ही सबको जोड़िएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यू लिखिए, क्यू होगा तो 125 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद आप 27 हो जाएगा, सबको जोड़िए, 9 7 16। उसके बाद है 8 2 10, 10 1 11 और इस तरह से 216 आ गया। 6 का क्यू है यह, 6 इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। केपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो केपलर ने, आपको ध्यान रखना है कि केपलर ने टोटल आपको 3 दिए हैं, 3 नियम दिए हैं उसने, 3 नियम। अब ये 3 नियम कौन कौन है आप ध्यान रख लीजिए। ये ध्यान रखिए कि ये सौर्य उसने बताया था कि कक्षा जो होता है, कक्षा का नियम बताया पहले। कक्षा गति जो है ना सूर्य के नाभिक पर स्थित है, जो है ना कक्षा जो है ना सूर्य, सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार है, मतलब दीर्घवृत्ताकार उसने बताया पहला। उसके बाद उसने बताया कि दीर्घवृत्ताकार है और क्षेत्रफल के अनुसार जो है ना वे इस पर कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरा नियम उसने बताया है कि जो उसका क्षेत्र का जो वर्ग होगा उसके त्रिज्या के घन के बराबर होगा। इस तरह से ये ध्यान कर लीजिए, ये 3 नियम उसने बताए हैं। अगला बोला है, अगला प्रश्न 85 है, बोला है बीटा कपास उत्पादन संबंधित सूक्ष्म जीव हैं। तो सूक्ष्म जीव इसमें जो है आपको ध्यान रखना है कि बीटा कपास उत्पादन के लिए जीवाणु का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि पृथ्वी के वातावरण के तापमान की सामान्य ह्रास, ठीक है, दर कहाँ 0 डिग्री सेल्सियस तक गिरती है? कहाँ पर गिरेगा 0 डिग्री सेल्सियस पर? तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है आपको ध्यान रखना है कि यह जो है क्षोभ सीमा, ठीक है, ट्रोपोज्म की ऊपरी सीमा पर होता है, ट्रोपोज्म की ऊपरी सीमा पर होगा। याद रखिएगा कि वायुमंडल के 5 परतें हैं, एक है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, चौथा है आयन मंडल और पाँचवा है आपका बाह्य मंडल। आपको मैं बता दूं कि उपग्रह उड़ाने का जो है उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वायुमंडल में, इस बातों को ध्यान में रखें। यहाँ हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। आयन मंडल में आपको ध्यान रखना है कि रेडियो तरंगे, चुंबकीय तरंगे, ये सब जो है ना आपको आयन मंडल में है। मध्य मंडल की बात करें तो मध्य मंडल में आपको यहाँ सबसे अधिक ठंडी होता है, इस बातों को ध्यान में रखना है। समताप मंडल में आपको ध्यान रखना है हवाई जहाज उड़ाने की और मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में होता है, इस बातों को आपको ध्यान रखना है। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य जो है ना FSSAI के द्वारा जारी, फसाई जिसको कहते हैं, जारी किया जाता है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। अभी भारत जो है फसाई का खास सूचकांक 5वां संस्करण जारी किया है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि केरल टॉप पर रहा है, केरल राज्य जो है ना टॉप पर रहा है। वही बात करें छोटा राज्य में गोवा टॉप पर रहा है, केंद्र शासित में जम्मू कश्मीर टॉप पर रहा है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। बिहार के पहले वन्य जीव अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो बिहार के पहले वन्य जीव अस्पताल जो है ना मुजफ्फरपुर जिला में खोला जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। बिहार का पहला ODF+ घोषित होने वाला प्रमंडल जो है इस्लामपुर है, जो भागलपुर में पड़ता है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत समस्तीपुर जिला के प्रथम स्थान मिला है, जल जीवन के तहत समस्तीपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है। बिहार का पहला स्मार्ट विलेज के रूप में बारचक बांका का पहला स्मार्ट विलेज बनाया
गया है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर है 89। प्रश्न नंबर 89 में है कि यदि कल से 2 दिन पहले सोमवार था तो परसों कौन दिन होगा। कल से 2 दिन पहले बोला है, ये आज हो गया, कल हो गया, कल से 2 दिन पहले 1 दिन 2 दिन, यहाँ सोमवार है तो मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद बोला है तो 3 दिन बाद कौन सा आएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ठीक है, 3 दिन बोल दिया है। तो ये होगा सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका, ध्यान रखना है, प्रश्न नंबर 95, सॉरी इससे पहले कुछ प्रश्न और थे, मिस्टेक कर गए। यहाँ पे देखिए 89 नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे। ये यहाँ पे है, कामराज पत्तन किस भारतीय राज्य के तट पर स्थित है। तो कामराज पत्तन तमिलनाडु पर स्थित है, इस बातों को ध्यान रखना है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। तो बिहार के आपको ध्यान रखना है, रोहतास और कैमूर में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है, आपको ध्यान रखना है कि यह जो है आपको येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारत का पूछेगा तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। गिर गुजरात में पड़ता है और दक्षिण ग्राम जो है ना जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इस बातों को ध्यान में कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है। तो जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम आपको ध्यान रखना है कि जीव जो है सही पदानुक्रम जगत हो जाएगा, जगत के बाद संघ हो जाएगा, संघ के बाद वर्ग हो जाएगा, वर्ग के बाद गण हो जाएंगे, गण के बाद कुल हो जाएगा, कुल के बाद वंश, वंश के बाद प्रजाति। इस बातों को ध्यान रखेंगे कि संघ के बाद वर्ग आते हैं, वर्ग के बाद गण आते हैं, गण के बाद कुल आते हैं, कुल के बाद वंश आते हैं, वंश के बाद प्रजाति आते हैं। जसवग कुव प्रजापति, जसवग कुव प्रजापति याद रखेंगे, जसवग कुव प्रजापति ऐसे करके कोट कर लेंगे ताकि याद रहेगा। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया है। तो विश्व बैंक का जो नया अध्यक्ष चुने गए हैं, अजय बंगा को चुना गया है, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। विश्व बैंक की स्थापना 1944 के तहत हुआ था और ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपको है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि मिश्र वाक्य जो है ना, इसमें एक ही है जो मिश्र वाक्य है, जहाँ कॉमा या की लग जाता है वही मिश्र वाक्य होता है। तो कॉमा लगा हुआ है, 2 वाक्य को जोड़ने वाले को देख लीजिए, उसके पास जो कुछ था वह खो गया, यहाँ पे मिश्र वाक्य यही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है जो कि मैं बता रहा था, ये 95 में यहाँ पे कौन सा दिन आएगा। तो ये दिन जो आ जाएगा, बोला है, क्या बोला है कि आज ही हो गया, कल हो गया, कल से 2 दिन बाद बोला है। तो कल से 2 दिन बाद, तो कल का 1 दिन 2 दिन बाद बोला है, तो बाद यहाँ हो जाएगा। तो अच्छा, अब यहाँ से काउंट कर लीजिए, बोला कल का 2 दिन बाद जो है सोमवार है, यहाँ सोमवार है, तो सोम मंगल हो जाएगा, बुध हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, और आज जो है ना, आज शुक्रवार हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है तो 3 दिन बाद काउंट कर लीजिए। तो 3 दिन बाद काउंट करके इस तरह से आप देख लीजिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद कौन सा आएगा। तो बाद आ जाएगा आपको आज शुक्र शनि रवि सोम के बाद हो जाएगा आपको मंगल गुरुवार शुक्रवार। 3 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, एक मिनट में फिर से एक बार ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे बोला है कि यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो तो परसों के 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। तो सप्ताह का कौन सा दिन आएगा, तो आज हो गया, आज के बाद कल हो गया, कल के 2 दिन बाद हो जाएगा, तो 1 दिन 2 दिन बाद ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि ये 2 दिन बाद जो है सोमवार है, यहाँ पे सोमवार हो गया, सोमवार का मंगलवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा और शुक्रवार हो जाएगा, यानी आज शुक्रवार है। अब हमसे बोला है कि 3 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन आएगा। तो 3 दिन बाद कहने का मतलब हो जाएगा कि आज तो शुक्रवार है, तो फिर परसों के 3 दिन बाद बोला है, तो परसों पहले निकाल लेते हैं, ये हो गया कल, ये हो गया परसों के 3 दिन बाद। तो परसों हो गया रविवार, शुक्र शनि रविवार हो गया। अब रविवार के बाद बोला है 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद चौथा दिन आएगा, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ,
अब यहाँ से देखिए सोम मंगल बुध बृहस्पति आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, बृहस्पति, गुरुवार हो जाएगा इसका आंसर, एक्यूरेट गुरुवार होंगे। अगले बढ़ जा रहे हैं, आगे बोला है कि ट्रांसलेट कीजिए इसको, तो ट्रांसलेशन जो है होगा इसका चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट हो जाएगा, पैसिव में है बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब चिल्ड्रेन आर बीइंग टॉट। बोला है एरेवन राजधानी किसकी है, तो आपको ध्यान रखना है कि एरेवन जो है आर्मेनिया की राजधानी है, एरेवन आर्मेनिया कहाँ है, ये सीरी में आर्मेनिया है, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूक्रेन की राजधानी कीव है, यूक्रेन चर्चा में रहा है, इस बात को ध्यान में कर लेंगे। अगला बोला है कि बंदी जीवन किसका है, बंदी जीवन, तो बंदी जीवन जो है आपको ध्यान रखना है, ये है आपका सचिन सन्याल का बंदी जीवन पत्रिका है। अभ्युदय लीडर जो है ना आपको मदन मोहन मालवीय का है, इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू का है, काल परांजपे का है। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें याद रखना है। बोला है विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है आपको ध्यान रखना है कि इसका संबंध रोइंग से है। विलिंगटन कप जो है ना रोइंग से है, नौका रेस जिसको कहते हैं, इसको नौका रेस कहते हैं, इस बातों को ध्यान में रखेंगे। एसएच कप क्रिकेट से है, कनाडा कप विश्व गोल्फ से है, कोलंबो कप जो है ना फुटबॉल से है, कार्लिनो कप टेबल से है, डेविस कप टेनिस से है, डेविस कप टेनिस से है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन जो है निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ था इसी जनवरी को, इसीलिए इसकी शुरुआत 2011 से हुआ है, इसका शुरुआत 2011 में किया गया था। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको देखें और फिर अगले सेट का इंतज़ार करें, और अच्छा लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।